नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहानी सिंह और वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। ही नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर बदायूं से है, जहां पे जनपद बदायूं में साली की पड़ी जयमाला तो जीजा ने जंगल में जाकर लगाई फांसी, हुई मौत। पुलिस जांच में पड़ताल में जुटी हुई है। जनपद शाहजहांपुर के थाना जैतीपुर की गांव बनौरा का रहने वाला 28 वर्षीय आकाश पुत्र ओमपाल की ससुराल जनपद बदायूं के मोझा कदे की मूसा झाग थाना क्षेत्र के उतरना गांव में कुंवरपाल के यहाँ थी। तो आकाश की साली नीरज पुत्री कुंवरपाल की कल शादी थी। साली की शादी में शामिल होने आकाश अपने बच्चों 4-5 दिन पहले ही अपने ससुराल आ गया था और शादी की तैयारी की जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा रहा था। देर रात साली नीरज के दातागंज थाना क्षेत्र के कलाही गांव से बारात आई थी। साली की शादी की खुशी में आकाश ने शराब पी ली थी। उधर साली की जयमाला की तैयारी चल रही थी और इसी बीच शराब के नशे में आकाश अचानक कहीं गायब हो गया और पड़ोस की कस्बा अपकदे की गुलडिया के जंगल में पेड़ पर फांसी लगाकर जान दी थी। उधर सभी रिश्तेदार और नातेदार शादी समारोह में खुशियां मना रहे थे। इधर जीजा आकाश फांसी पर झूल रहा था। सुबह राहगीरों द्वारा आकाश के ससुराल वालों ने जनों की सूचना दी और ससुराल वालों की तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अपनी जांच पड़ताल शुरू करके शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या नाम है तुम्हारा? कुंवरपाल। कहाँ के रहने वाली हो? उतरना की। ये क्या मामला है जो तुम्हारे दामाद की मौत हुई है? हमारी बेटी की शादी में आए 4-5 दिन पहले सर। अच्छा। हाँ। फिर हम अपने काम में लागे रहे, जो काम धंधो करवा उतरे, सब सामान लिबाए के लाए। फिर जो सवेरे जो लटके मिले, फिर ये सब लोग ने। अच्छा, शादी कब थी? शादी 20 तारीख की कल ही थी? हाँ। अच्छा, तो ये कहाँ के रहने वाली थी? बिनौरा के। आपके कौन थे? दामाद है। अच्छा, तो इनका नाम क्या था? आकाश। आकाश। कई दिन पहले आई थी? 4 दिन पहले आए। अच्छा, तो कोई बात विवाद था, क्या था मामला? कोई बात विवाद नहीं हो, इनसे कोई झगड़ा फगड़ा नहीं हो ना कैसे। तो क्यों लगाई इन्होंने फांसी? हम तो काम धंधे में लागे रहे और हमें पता नहीं चला कैसे लगाई ली कैसे ना लगाई ली। शराब वगैरह पी? हाँ, दारू तो पी लिए थे। अच्छा, कहाँ लगाई फांसी में? जंगल में लगाई। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां पे सिद्धार्थनगर में जिले के सुहास नौगढ़ रोड पर बड़ा सड़क हादसा हुआ। जी हां, सदर थाना क्षेत्र के सुहास रोड स्थित जमुआर घाट के पास तेज रफ्तार अनियंत्रित टेम्पो खाई में गिर गई। इस हादसे में टेम्पो सवार कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पुलिस पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई में जुटी हुई है। खबर लखनऊ से, जहां पे यूजीसी के कथित काला कानून के विरोध में आज लखनऊ में स्वर्ण समाज के लोगों ने भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की परिवर्तन चौक चौराहे से हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा तक मार्च निकालने जा रहे थे। प्रदर्शन के दौरान प्रशासन ने एहतियातन भारी पुलिस बल तैनात किया। मार्च को आगे बढ़ाने के रोकते हुए पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और उन्हें इको गार्डर भेज दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वो यूजीसी के इस फैसले के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि संबंधित निर्णय को वापस लिया जाए और समाज के हितों में ध्यान रखते हुए पुनर्विचार किया जाए। मौके पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में रही। ये देश में जो निकम्मी केंद्र की सरकार है, इसने बहुत ही सोची समझी सुनियोजित साजिश के तहत देश में लोगों को जनरल को ओबीसी से, जनरल को एससी एसटी से लड़ाने के लिए ये पूरा रेगुलेशन लाए गए हैं। लेकिन इनके जो छद्म सनातनी, जो हिंदू धर्म के विरोधी हैं, सनातन धर्म के विरोधी हैं, जो सिर्फ जो गुजरात में जो है यहाँ से पूरे राज्य का बजट जो है लेके जाना चाहते हैं, ये अब इनका मंसूबा कभी भी सफल नहीं होगा। पूरा देश अब जाग चुका है। आगे की रणनीति पूरे देश में आंदोलन आप देख रहे हो ही रहा है। लेकिन ये देश में भाजपा की सरकार, भाजपा की नहीं बोलेंगे, विदेशी जनता पार्टी जो बीजेपी जो है, विदेशी जनता पार्टी की सरकार खत्म हो चुकी है। ऐसा इनके कुकर्म, जो उनके कुकर्मों से जो पूरे देश का जो
इनका कोर वोटर था ओबीसी वर्ग और सामान्य वर्ग, इनसे अलग हो चुका है। हमने स्वयं सनातन वर्ग और सवर्ण समाज और ओबीसी समाज के साथ मिलकर एक राजनीतिक पार्टी जो है लॉन्च करने की घोषणा करी है। जल्दी आपको उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। संघ, इनका जो संघ होता था वो दो भाग हो चुका है, दो विचारधाराओं में बच चुका है। संघ और बीजेपी विदेशी जनता पार्टी खत्म हो चुके हैं। जल्दी हम लोग उसका एक राजनीतिक विकल्प लेकर देश में प्रस्तुत हो रहे हैं। पार्टी ज्वाइन नहीं, हम लोग जो है सवर्ण समाज, सनातन समाज, जनरल ओबीसी और एससी एसटी सनातनी जितने भी लोग हैं मिलके जो इनसे अलग हो चुके हैं, इनका कोर वोटर अलग हो चुका है, हम राजनीतिक विकल्प के रूप में हम स्वयं एक राजनीतिक पार्टी को जल्दी ही बाकी बिहारी भगवान के आशीर्वाद से देश के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, लॉन्च करने जा रहे हैं। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां से एक हैरान कर देने वाले मामला सामने आया है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले एक अध्यापक को जीएसटी विभाग की ओर से करीब 2 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस भेजा गया है। जांच में उनके पैन कार्ड पर 2 अलग अलग कंपनियों का जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी मिला है। क्या पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के मरवाड़िया मुस्तखंड गाँव का एक यहाँ निवासी ओम प्रकाश वर्मा जो एक प्राइवेट स्कूल में अध्यापन का कार्य करते हैं और 31 जनवरी 2026 की डाक के माध्यम से जीएसटी विभाग की भारी भरकम नोटिस है। नोटिस में करीब 2 करोड़ रुपए की टैक्स देनदारी दर्शाई गई है। ओम प्रकाश वर्मा का कहना है कि उन्होंने वर्ष 2020 में अपना पैन कार्ड बनवाया था, लेकिन अब जांच में सामने आया है कि उनके पैन कार्ड नंबर पर 2 अलग अलग फॉर्म के जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी किया गया है। पहला रजिस्ट्रेशन नई दिल्ली में ओम ट्रेडर्स के नाम से किया जा रहा है और पदाधिक जिसमें करोड़ रुपए के लेन देन का भी उल्लेख किया गया। दूसरा रजिस्ट्रेशन फर्रुखाबाद में वर्मा इंटरप्राइजेज के नाम से संचालित बताया गया है। पीड़ित का आरोप है कि उनके दस्तावेजों का दुरुपयोग कर फर्जी तरीके से कंपनियां संचालित की गई है और अब टैक्स वसूली का नोटिस उन्हें भेज दिया गया है। मामूली आय वाले एक शिक्षक के लिए इतनी बड़ी टैक्स देनदारी का नोटिस किसी सदमे से कम नहीं है। नोटिस मिलने के बाद से पीड़ित लगातार थाने और जिला मुख्यालय का चक्कर लगा रहा है और न्याय की गुहार भी लगा रहा है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम ओम प्रकाश वर्मा है। पिता का नाम परमात्मा प्रसाद वर्मा, बरोठिया मुस्तहकम, डुमरियागंज सिद्धार्थनगर से। क्या मामला है आपका? जी, मैंने पैन कार्ड बनवाया था जिसका किसी ने मिसयूज करके 2 फॉर्म में रजिस्टर करवा लिया है। एक दिल्ली में रजिस्टर किया है ओम ट्रेडर करके, एक फर्रुखाबाद में किया है वर्मा इंटरप्राइजेस करके। मुझे 10 फरवरी को नोटिस आया। मैंने देखा तो मैं चौंक गया कि मेरे पास इतना 2 करोड़ का नोटिस आया था, तो आखिर गरीब आदमी हूँ तो मुझे थोड़ा डर लगा, इसलिए मैं जांच करने के इधर उधर दौड़ा। डुमरियागंज थाने में भी तहरीर की एप्लीकेशन दिया, नौगढ़ गया, वहाँ राजकर वाले उपायुक्त थे, उन्होंने बताया कि तुम्हारे पास ये तुम्हारे नाम से रजिस्टर है, इसलिए मैं इधर उधर दौड़ रहा हूँ। कितने की नोटिस आई है? जी, 2 करोड़ के लगभग। कहाँ से आई है नोटिस? ये दिल्ली से आई, होम ट्रेडर्स वाले। कैसे आपको नोटिस मिली थी? पोस्ट ऑफिस से मुझे नोटिस मिला था। और मतलब कितने फर्म रजिस्ट्रेशन? जी, 2 फर्म रजिस्टर हैं, एक होम ट्रेडर्स करके दिल्ली में है, एक वर्मा इंटरप्राइजेस करके फर्रुखाबाद में है। तो आपने शिकायत की है? जी, शिकायत एप्लीकेशन थाने पर दिया था सोमवार को 16 फरवरी को, और उनको रसीद लगा करके सब जीएसटी ऑफिस और सब जगह पोस्ट भी कर दिया है। क्या काम करते हो आप? जी, मैं प्राइवेट टीचर हूँ, 6-7 हज़ार रुपया सैलरी है। क्या चाहते हैं? जी, मैं चाहता हूँ कि इसकी पूरी जांच हो, मुझे इसे निकाला जाए, मेरा इसमें नाम नहीं होना चाहिए, मुझे बेवजह फंसाया जा रहा है। खबर बहराइच से, जहां पे जनपद के थाना कैसरगंज क्षेत्र अंतर्गत मंझारा अब नदी की तौकली के लोनियापुरवा गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब आंगन में खेल रहे 5 वर्षीय मासूम आदित्य पर आदमखोर भेड़िए ने अचानक हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि भेड़िया मां की आंखों के सामने ही बच्चे के मुंह में दबाकर भागने लगी। मां की चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर एकत्रित हुए। ग्रामीण ने हांका लगाकर भेड़ियों को खदेड़ा, जिसके बाद वह बच्चे को छोड़कर जंगल की ओर भाग निकला। हमले में मासूम के चेहरे को बुरी तरह से नोच लिया गया है। घायल बच्चों को तत्काल इलाज के लिए महाराजा सुहेलदेव मेडिकल कॉलेज बहराइच में भर्ती कराया गया, जहां हिंसक जानवर प्रभावित वार्ड में उसका उपचार जारी है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है, ग्रामीणों में भय व्याप्त है और वन विभाग से तत्काल कार्रवाई की मांग की जा रही है। क्या नाम है? ज्ञान देवी। क्या हुआ अभी?
इसे भेड़िया नोचे सो गया था तो हम पकड़ा आया और तो क्या कहते हैं दुकान रखे हैं सौदा न आ गया बस हम सौदा दे चले गए वहां से आते फिर आवे लगते तो दौड़त गए हम दुकान छोड़ के लड़का कहीं देखो खून से बूढ़ा लड़का इतनी बड़ी कह रहा है भेड़िया और टटरा बंद रहा टटरा बंद बंद का कहते हैं गए तो देखा टटरा बंद उधर से निकल बच्चे क्या नाम है? आदित्य कितने साल का? 5 साल के गाँव कौन सा है? कहाँ है? नरेंद्र खाना खाना कैसर गए किस समय क्या कर रही थी आप जब बच्चे को मारा? दुकान पे रहते बच्चा अकेला घर पे था? नहीं पहुड़ा हम जुड़ते पहुड़ा 10 मिनट नहीं भी पहुड़ा बस का कहते हैं बच्चे रोवे ला आपने देखा था किसी को मारते हुए? किसी हाँ हम देखे हैं सर कौन सा? हम देखे हैं भेड़िया हैं क्या नाम है? ज्ञान देवी क्या हुआ? खबर संडीला से, जहां पर नेशनल हाईवे को बर्थडे पार्टी स्पॉट बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही थाना संडीला पुलिस एक्शन मोड में आ गई। वायरल वीडियो में गाड़ियों का काफिला, अवैध हुटर, सायरन की गूंज और बता दें काली फिल्म लगी सफारी और बीच सड़क पर जश्न मनाते लोग दिखाई दे रहे थे। पूरा मामला क्या ये बताते हैं आपको। बता दें कि बर्थडे सेलिब्रेशन के नाम पर हाईवे पर गाड़ियों को रोककर जश्न मनाया गया और यातायात नियमों को खुलेआम अनदेखी की गई। आम राहगीरों की सुरक्षा के खतरे में डालते हुए नियमों की धज्जियां उड़ाई गई और वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कि टीआई और कोतवाल के सख्ती ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने अनिल सैनी और संडीला कोतवाल के विद्यासागर पाल नेतृत्व में पुलिस टीम ने इमलियाबाग बस स्टैंड चौराहे पर सफारी यूपी 32 से सीएफए 8387 को रोक लिया है। मौके पर ही ब्लैक फिल्म हटवाई गई, अवैध हुटर सायरन की जांच की गई, नियमों के उल्लंघन में वाहन सीज कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक यह गाड़ी अब कहते कि भाकियू धरती पुत्र के प्रदेश अध्यक्ष रफीक लंबू के नियमित काफिले में शामिल बताई जा रही है। पुलिस के 2 टुक संदेश भी है कि हाईवे पर हुड़दंग नहीं चलेगा, चाहे कोई भी हो, कानून से ऊपर कोई नहीं है। अब ये सवाल है कि क्या रसूख के दम पर सड़क कब्जाई जाएगी या संडीला में कानून का राज कायम रहेगा। पुलिस ने साफ कर दिया है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। खबर चंदौली से, जहां पे डीडीयू के आरपीएफ जीआरपीएफ को चेकिंग के दौरान मिली बड़ी सफलता। जी हां, टीम ने एक संदिग्ध व्यक्ति से भारी मात्रा में अवैध कैश को बरामद किया है। बरामद कैश से रिलेटेड आरोपी के पास नहीं मिला कोई सबूत। टीम ने आरोपी के पास से 16,25,000 रुपए कैश किया बरामद। टीम ने अग्रिम कार्रवाई के लिए आयकर विभाग को दी सूचना। पकड़ा गया वहीं आरोपी सोनी बिहार राज्य के रोहतास जिले का बताया जा रहा है निवासी। आरोपी वैध कैश को वाराणसी से डेहरी अब कहते कि आसनसोल में करने वाला था डिलीवरी। बरामद कैश हवाला से जुड़ा बताया जा रहा है। संयुक्त टीम ने आरोपी को रेलवे फुट ओवर ब्रिज से किया गिरफ्तार। क्या है मामला? आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम के द्वारा डीडीयू जंक्शन पे रात्रि में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी के क्रम में फुट ओवर ब्रिज पर एक व्यक्ति को संदिग्ध हालात में रोका गया, जिसके पास से तलाशी लेने पर उसके बैग से कुल 16,25,000 रुपये कैश बरामद पाया गया। इतनी बड़ी रकम के बावजूद उसके द्वारा कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इसलिए मामला जो है आयकर विभाग से संबंधित पाकर वाराणसी आयकर विभाग को सूचित किया गया है और आयकर विभाग की टीम अभी आ गई है। अग्रिम पूछताछ उनसे की जा रही है। प्राइमरी पूछताछ में उसने बताया है कि वो सोनू नाम का युवक है जो डेहरी आंसोन बिहार का रोहतास जिले का रहने वाला है और इस पैसे को जो है वाराणसी से डेहरी आंसोन लेकर के जा रहा था। और इसमें आयकर विभाग वाराणसी के द्वारा इनसे अग्रिम पूछताछ की जा रही है। आगे की विधिक कार्रवाई उनके द्वारा अमल में लाई जाएगी। खबर सीतापुर से, जहां पे संदिग्ध परिस्थितियों में बंद गोदाम में भीषण आग लगी है। जी हां, मोबाइल और किराना के लाखों का सामान जलकर राख हुआ। धुआं उठता ही देख मोहल्ले में अफरा तफरी मची। फायर ब्रिगेड के घंटों बाद आग पर काबू पाया। जनपद के महमूदाबाद थाना क्षेत्र रामकोट चौराहे के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
खबर शाहजहांपुर से है, जहां पे भूमि कब्जे का एक गंभीर मामला सामने आया है। जहां दर्शन में पहुंचे एक वृद्ध किसान ने अपनी जमीन पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जे और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया। मामला तिलहर तहसील क्षेत्र के थाना गढ़िया रंगीन के ग्राम पिपरथरा का है और बता दें कि तहसील तिलहर के ग्राम पिपरथरा मशरा जरगावा में निवासी हरद्वारी लाल पुत्र शिवलाल के जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का कहना है कि उनकी अराजी गाटा संख्या 789, 790, 793, 794 और 799 पर विपक्षी गढ़ जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। आरोप है कि राजपाल पुत्र राम सिंह ने अपने हिस्से की भूमि पहले ही बेच दी थी, लेकिन अब संतराम पुत्र रहवारी, आकाश पुत्र राजपाल, सौरभ पुत्र और संतराम और सत्येंद्र पुत्र सतराम मिलकर प्रार्थी को जमीन और अवैध निर्माण कार्य कर रहे हैं। विरोध करने पर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। पीड़ित हरद्वारी लाल ने बताया कि मैं गरीब और बुजुर्ग आदमी हूं, मेरे जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। शिकायत करने पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी मिल रही है। पीड़ित का कहना है कि संबंधित थाना और उच्च अधिकारियों को कई बार प्रार्थना पत्र देने के बावजूद अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे आरोपियों के हौसले बुलंद है। उनका कहना है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वो भूमिहीन हो जाएंगे। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है, पीड़ित को कब तक न्याय मिल पाता है। फिलहाल जनता दर्शन उठे इस सवाल पर प्रकरण की प्रशासनिक कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। खबर उन्नाव से, जहां पे डीजी हेल्थ में उन्नाव में अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया, साफ सफाई पर जताई नाराजगी, मरीजों से बातचीत भी किया गया है। आइए जानते हैं उन्नाव में, जहां पे प्रदेश के डीजी हेल्थ में डॉक्टर पवन कुमार ने शनिवार को जिला अस्पताल उन्नाव में और महिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया और इसी दौरान उन्होंने ओपीडी वार्ड, साफ सफाई व्यवस्था और मरीजों को मिल रही सुविधाओं की हकीकत परखी। उनके अचानक पहुंचने से अधिकारियों और कर्मचारियों में हलचल देखी गई। अब कहते हैं कि डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि यह आकस्मिक निरीक्षण मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और अपर मुख्य सचिव के निर्देशों के क्रम में किया गया है। उसका उद्देश्य है अस्पतालों की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाना और आमजन को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। उनका कहना है कि उनका लक्ष्य यह भी देखना था कि मरीजों को सरकार द्वारा निर्धारित सुविधाएं सही तरीके से मिल रही है या नहीं। बता दें कि निरीक्षण के दौरान उन्होंने पुरुष और महिलाएं ओपीडी के अवलोकन किया और वार्डों का जायजा भी लिया। उन्होंने पाया कि डॉक्टर समय पे उपस्थित थे और ओपीडी में मरीजों को देख रहे थे। हालांकि सफाई और व्यवस्था को लेकर उन्होंने असंतोष व्यक्त किया है। उन्हें मौके पर मौजूद सुपरवाइजर को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अस्पताल में स्वच्छता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्हें जोर देकर कहा कि अगर अस्पताल में गंदगी रहेगी तो यह उचित नहीं है। इस संबंध में बाधित ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों को भी व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए। डीजी हेल्थ में मरीजों से बातचीत की, उन्हें इलाज को लेकर संतोष जताया और इसके बावजूद उन्होंने डॉक्टरों और स्टाफ नर्सों को स्पष्ट निर्देश दिया। अस्पताल में आने वाली गरीब जनता को सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सभी सुविधाएं पूर्णतः निःशुल्क और पारदर्शी तरीके से मिलनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि किसी प्रकार के अनधिकृत शुल्क वसूला जाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। डॉक्टरों की उपस्थिति और ओपीडी संचालन को लेकर भी उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि विशेष रूप से डॉक्टर संजीव संदर्भ में उन्होंने कहा कि वो सीएमएस और एमएस के अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं, जिससे कभी कभी ओपीडी में बैठने के समय आते हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि राउंड लेने के बाद समय पर ओपीडी संचालित किया जाए और केबिन खाली न रहे। यदि अन्य सर्जन मौजूद है तो वो भी ओपीडी में नियमित रूप से बैठे। उन्होंने सभी चिकित्सक को समय से अस्पताल पहुंचने और निर्धारित समय से ओपीडी में बैठकर मरीजों को देखने का निर्देश दिया। केबिन खाली नहीं रहना चाहिए, पहले राउंड ले फिर समय पर ओपीडी में बैठे। सर आज मैंने निरीक्षण किया है, किस तरह का निरीक्षण रहा है? क्या आज मेरे द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया है जिला अस्पताल उन्नाव का और महिला अस्पताल उन्नाव। हम अपने अस्पतालों की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और अच्छा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय डिप्टी सीएम सर और एसीएस सर के डायरेक्शन में कि हम अपने अस्पताल की व्यवस्था को जनमानस तक सुविधाएं और अच्छी कैसे प्रदान कर सकें, इस विषय में मेरे द्वारा आज निरीक्षण किया गया। मेरे द्वारा ओपीडी का भी अवलोकन किया गया, मेल ओपीडी का और फीमेल ओपीडी का भी निरीक्षण किया गया।
वार्डों का भी निरीक्षण किया गया। कुछ कमियां थी, डॉक्टर्स लोग टाइम पे यहाँ मौजूद थे, ओपीडी में मरीज देख रहे थे। सफाई व्यवस्था को लेकर थोड़ा मेरे को अच्छा नहीं लगा। जिस विषय में मैंने जो यहाँ सुपरवाइजर मौजूद था उसको सख्त निर्देश दे दिए हैं कि सफाई व्यवस्था हमारा प्राइम प्रोजेक्ट है, क्योंकि अगर अस्पताल में गंदगी रहेगी तो थोड़ा सा उचित नहीं रहेगा। इस संबंध में मैंने जो इनके जो मेन मालिक हैं उनको भी मैंने बात किया और उनसे को भी निर्देश दिया है कि आप इस व्यवस्था को देखें। मरीजों से भी मेरे द्वारा वार्ता की गई। मरीजों ने इलाज के प्रति मेल और फीमेल दोनों जगह मरीजों ने संतोष जताया, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे द्वारा हमारे जो स्टाफ नर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इनको स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि मरीजों को जो सरकार सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं, गरीब जनता आती है हमारे अस्पताल में, उसको पूरी सुविधा उपलब्ध हो। सभी सुविधाएं निःशुल्क हैं, किसी तरीके का शुल्क सरकार की तरफ से निर्धारित नहीं है। तो ये हम लोगों का फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम लोग समस्त मरीजों को जो हमारे मरीज अस्पताल में आ रहे हैं उनको अच्छा से अच्छा इलाज दें, और जिससे कि इस स्वास्थ्य महकमे की तारीफ हो, डॉक्टरों की तारीफ हो और हमारे जो वर्कर्स हैं उनकी भी तारीफ हो। खबर बिलग्राम से, जहां पे समाधान दिवस सीडीओ सान्या छाबड़ा ने सुनी जन समस्याओं। जी हां, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। और बिलग्राम तहसील के परिसर में आयोजित समाधान दिवस में मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ सान्या छाबड़ा ने स्वयं उपस्थित रहकर फरियादियों की समस्याएं गंभीरता से सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के कड़े निर्देश भी दिए। समाधान दिवस की बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे, जहां पर प्रशासनिक अधिकारियों ने एक प्रार्थना पत्र के मौके पर ही समीक्षा की। कार्यक्रम के दौरान कुल 38 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 3 शिकायतें राजस्व विभाग से संबंधित पाई गई और इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए सीडीओ ने तत्काल टीम गठित कर राजस्व कर्मियों को मौके पर ही भेजने के निर्देश दिए, ताकि विवादों का निस्तारण स्थल पर ही सुनिश्चित किया जा सके। इस क्रम में आपराधिक कोटेदार और राशन व्यवस्था से जुड़ी 7 शिकायतें भी मिली और वही राशन कार्ड में यूनिट बढ़ाने तथा राशन वितरण में अनियमितताओं की शिकायतों पर सीडीओ ने मौके पर ही जांच कराते हुए कई मामलों में तत्काल समाधान कराया। स्पष्ट कहा कि पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ न मिले किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं विकास विभाग से जुड़ी नाली निर्माण और अन्य आधारभूत सुविधाएं की समस्याएं भी रखी गई और इस पर सीडीओ सान्या छाबड़ा ने संबंधित विभागों को कार्य योजना बनाकर 7 दिन के भीतर समस्या समाधान की समय सीमा तय की और चेतावनी दी कि लापरवाही मिलने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। समाधान दिवस में उप जिलाधिकारी एन राम, तहसीलदार यशवंत सिंह, नायब तहसीलदार अनेक वदादेकी सिंह तथा खंड विकास अधिकारी नीरज शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों के फरियादियों को भरोसा दिलाया गया कि समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराया जाए और सीडीओ ने कहा कि समाधान दिवस तो उद्देश्य जनता को तहसील के चक्कर न लगाना दे और बल्कि उनका समस्याओं का समाधान एक ही स्थान पर कई समयबद्ध तरीके से करना होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों के निस्तारण में संवेदनशीलता और जवाबदेही दोनों सुनिश्चित किया जाए। ग्राम आप पहुंची हो, कितनी शिकायतों को निस्तारण किया और क्या क्या समस्याएं? देखिए, आज बिलग्राम में तहसील दिवस का आयोजन हुआ और तहसील दिवस में आज यहाँ पर 38 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से 3 शिकायतें जो राजस्व संबंधी थी उसमें मौके पर ही आज ही तहसील दिवस के उपरांत टीम जाएगी। इसके अतिरिक्त जो हमारी कोटेदार संबंधित समस्याएं थी या राशन संबंधी समस्याएं थी, उसमें लगभग 7 एप्लीकेशंस में यूनिट जोड़ना, नया राशन कार्ड बनने का मौके पर निस्तारण किया गया है। कुछ समस्याएं विकास विभाग से संबंधित थी, नाली खनन की समस्याएं थी, उसमें आगे 1 सप्ताह में कार्य योजना बनाकर कार्य करने के लिए आदेश दिया गया है।
खबर हरदोई से, जहां पे झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार हरदोई के सीएसएन बीटी कॉलेज पहुंचे। वहीं पर सीएनएन पीजी डिग्री कॉलेज अपकदक हीरक जयंती समारोह में शामिल हुए मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार के साथ मंच पर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी कार्यक्रम में मौजूद रही। खबर हरिद्वार से है, जहां पे कुंभ मेला 2027 की तैयारियां अब जमीन पर उतरती हुई दिखाई देने लगी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुंभ मेला के नियंत्रण भवन पहुंचकर मेले से जुड़े बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करते हुए 34 अहम विकास कार्यों का शिलान्यास किया। करीब 234 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले इन कार्यों में घाटों का निर्माण, सड़क और परिवहन व्यवस्था का विस्तार, पेयजल सुविधाओं को मजबूत करना और श्रद्धालुओं के लिए अस्थायी सुविधाएं विकसित करना शामिल है। सरकार का दावा है कि ये परियोजनाएं सिर्फ कुंभ तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि हरिद्वार शहर के दीर्घकालीन विकास की आधारशिला भी रखेंगे। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे और तैयारियों की प्रगति की विस्तृत चर्चा भी की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साफ कहना है कि कुंभ से जुड़े सभी अस्थायी और अस्थायी कार्यों तक समय सीमा के भीतर पूरा किए जाएंगे और इसकी निगरानी स्वयं उत्तर बता दें उनके स्तर से ही की जा रही है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य केवल आयोजन करना नहीं, बल्कि ऐसा भव्य और दिव्य कुंभ देना जहां आने वाले श्रद्धालु बेहतर व्यवस्थाओं के साथ मां गंगा का आशीर्वाद भी ले सके। सरकार लगातार अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रही है और अखाड़े और संत समाज से संवाद स्थापित कर प्रारंभिक व्यवस्थाओं को भी अंतरिम रूप दिया जा रहा है, ताकि कुंभ मेला पूरी गरिमा और सुव्यवस्थित तरीके से आयोजित हो सके। सभी कार्य समय पर पूरे हों, कुंभ की सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित तरीके से हो, सभी लोग उसमें अपना सहभाग बने, सभी विभाग एक दूसरे के समन्वय के साथ काम करें। अस्थायी और स्थायी जो निर्माण कार्य होने हैं उसकी एक टाइमलाइन तय कर दी गई है। पार्किंग इत्यादि, पेयजल, अन्य व्यवस्थाएं, शौचालय, सुरक्षा की दृष्टि से स्नान घाट, इन सभी पर विस्तृत रूप से बिजली विभाग, अन्य विभाग जो भी काम कर रहे हैं, सभी विभाग समय पर काम करें। हमारा प्रयास है कि ये कुंभ मेला बहुत ऐतिहासिक हो, दिव्य हो, भव्य हो, एक अच्छा अनुभव देवभूमि उत्तराखंड का और मां गंगा का, हरिद्वार का यहाँ से लोग लेकर जाएं। उसके लिए हम जो परंपराएं हैं उन परंपराओं के अनुसार कुंभ कार्य को संपन्न कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए हम लोगों ने टाइमलाइन बना दी है और इसीलिए कहा है कि सभी काम जो है एक उसका टाइम लिमिट उसकी तय कर दी जाए और उसकी लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। मैं भी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, मैं कई सारी बैठकें इसमें कर चुका हूँ, आप सबने देखा ही होगा। और हमारे चीफ सेक्रेटरी भी, अन्य हमारे जनप्रतिनिधि भी, सभी लोग मिलकर, सभी अधिकारी इसमें काम करेंगे और मुझे लगता है मां गंगा के आशीर्वाद से और सबकी शुभकामनाओं से अच्छा होगा। सरकार को पूर्ण रूप से सबका मार्गदर्शन लेकर, उनका आशीर्वाद लेकर जो भी परंपराएं हैं, जो भी व्यवस्थाएं हैं, उनको सुनिश्चित किया जाएगा। खबर नैनीताल से, जहां पे उत्तराखंड सरकार का सहयोग मिला तो महिला आत्मनिर्भरता की एक प्रेरणादायक मिसाल बनकर उभरी है। प्रीति सैनी जी आपको बताते हैं कि जिस तरह से नैनीताल के सरोवर नगरी नैनीताल समेत तमाम क्षेत्रों को उत्तराखंड सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है। इसी क्रम में जनपद नैनीताल के हल्द्वानी विकासखंड की प्रीति सैनी आज महिला आत्मनिर्भरता की एक प्रेरणादायक मिसाल बनकर उभरी है। वैष्णवी आजीविका स्वयं सहायता समूह में सचिव और सक्रिय सदस्य के रूप में जुड़ी हुई है और अपने घर से ही हैंडीक्राफ्ट और मसाला निर्माण के सफल कार्य संचालित कर
रही हैं। प्रीति सैनी बताती है कि सरकारी योजनाओं में उन्हें आत्मविश्वास और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। विशेष रूप से राज्य मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आरएपी परियोजनाओं की आभार व्यक्त करते हुए कहती हैं कि सरकार की योजनाओं ने हमें घर बैठे रोजगार का अवसर दिया, जिससे हम महिलाएं आत्मनिर्भर बन रहे हैं और समाज में सम्मान के साथ जीवन जी पा रहे हैं। प्रीति सैनी को अब बताते हैं कि ग्राम उत्थान परियोजना के अंतर्गत 75,000 की सब्सिडी सहित कुल 3 लाख का ऋण प्राप्त हुआ। इस सहायता से उन्होंने अपने घर पर ही मसाला पीसने वाली चक्की स्थापित की और मसालों का उत्पादन शुरू किया। धीरे धीरे उनके शुद्ध और घरेलू मसालों की मांग भी बढ़ने लगी और आज उनके द्वारा तैयार मसालों की बिक्री स्थानीय बाजारों, मेलों तथा शादी विवाह के सीजन में बैंकेट हॉल में बड़े स्तर पर होती है। और इसके अलावा वो हर त्योहार मौसम में सीजनल उत्पादन भी तैयार करती है। होली पर चिप्स, कचरी और हर्बल रंग, दिवाली पर ऊन की फूल मालाएं और त्योहार में विभिन्न हैंडीक्राफ्ट उत्पाद है। ऋण की बची हुई धनराशि भी प्रीति सैनी ने एक छोटी दुकान भी शुरू कर दी है, जहां वो कॉस्मेटिक और दैनिक उपयोग का सामान बेचती हैं। इन सभी कार्यों से अपने परिवार और भरण पोषण करते हुए सभी खर्चों के बाद प्रतिवर्ष लगभग 80,000 से 1 लाख तक की शुद्ध आय अर्जित कर रही हैं। आपको बता दें प्रति आय डिमांड रहती है इसकी मतलब बाजार में भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। कितने की बेचते हो उसको? सर ये 200 रुपये की एक माला जाती है, जो गिरने वाली चीज़ है, ये ख़राब नहीं होती है। उसके अलावा मेरे दीपावली पे बिकने वाले तोरण हैं, ऊन के पर्स हैं और ठंडे में हम थोड़ा ये बैंड बनाते हैं सर, ये जाड़ों में कान पट्टी हुई। उसके अलावा मैं दीपावली पे एपन के तोरण बनाती हूँ और एपन के दिए हम बनाते हैं और मैं मोमबत्तियों का भी काम करती हूँ। ये मेरे एपन के तोरण हैं। मतलब मैं सीजनेबल सर काम करती हूँ, हर सीज़न में जैसे जैसे सीज़न आता है वैसे वैसे हम काम करते हैं। अभी कुछ दिन बाद जैसे हम अचार, बड़ियाँ और पापड़ और बनाएंगे, बड़ियाँ आती हैं, बड़ियाँ और अचार का भी काम शुरू करते हैं। बाकी मसाला खबर नैनीताल से, जहां पे तिब्बती समुदाय में लोगों के लिए पूजा अर्चना कर विश्व शांति, दलाई और लामा की दीर्घायु कामना की गई। जहां बता दें नैनीताल सरोवर में नगर नैनीताल के बी कोटेज सुख निवास बौद्ध मठ के तिब्बती समुदाय के लोगों ने नववर्ष, जिसे लोसर कहा जाता है, आजकल बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जहां तिब्बती समुदाय की महिलाएं और पुरुषों द्वारा विशेष पूजा अर्चना की जाती है, तो वहीं तिब्बती समुदाय के विश्व गुरु दलाई लामा की दीर्घायु और शतायु की कामना की जा रही है। साथ ही विश्व के शांति के लिए भी पूजा अर्चना की जा रही है। इस मौके पर तिब्बती समुदाय के लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम कर लोसर की और अधिक रोचक बना रहे हैं। खबर जसपुर नगर से, जहां पे 21 फरवरी 2026 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने 62वें जन्म दिवस के अवसर पर गृहग्राम बगिया पहुंचे, जहां पे हेलीपैड पर जनप्रतिनिधियों के अधिकारियों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने आत्मीय स्वागत कर जन्मदिन को शुभकामनाएं दी। विधायक और श्रीमती गोमती साय, कमिश्नर नरेंद्र दुग्गा और आईजी दीपक कुमार झा, कलेक्टर सहित व्यवसाय एसएसपी डॉक्टर लाल उमेश सिंह और जिला पंचायत सीओ अभिषेक कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने उनका अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री के स्वागत में टांड से आए कर्मा नतर्क दलों की प्रारंभिक वेशभूषा में मनमोहक कर्म नृत्य प्रस्तुत किया गया। वहीं ग्रामीण महिलाओं ने तिलक लगाकर प्रारंभिक रीति रिवाजों से उनका सम्मान किया और पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसे माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कांसाबेल विकासखंड के ग्राम दोकड़ा स्थित रघुनाथ मंदिर दोड़कड़ा पहुंचे, जहां पर उन्होंने भगवान जगन्नाथ की विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की।
खबर राजस्थान से, जहां पे सड़क हादसा, पूर्व सरपंच मोहन सिंह मीणा की मौके पर ही मौत हो गई। मुआवजे की मांग को लेकर 1.5 घंटे जाम। बुंदेल जिले के बासनी उमर गांव निवासी पूर्व सरपंच मोहन सिंह मीणा की गुरुवार दोपहर लगभग 12 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मोहन सिंह मीणा अपनी मोटरसाइकिल से देवली क्षेत्र के परिवारजन के शादी में शामिल होने जा रहे थे। जैसे उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग NH 12 पे अपनी मोटरसाइकिल चढ़ाई, उसी दौरान जयपुर की ओर से आ रही झलवाड़ा क्षेत्र में विधायक की स्कॉर्पियो तेज रफ्तार में सामने आ गई थी। अचानक मोटरसाइकिल के सामने आने से वाहन चालक संतुलन नहीं बना पाया, जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल सवार मोहन सिंह मीणा दूर तक घसीटते चले गए और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। हादसे में उनका एक और पैर अलग हो गया था। घटना के बाद आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर एकत्र हो गए थे। मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग कर लेकर जाम की। ग्रामवासियों और परिजनों ने मृत का शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिए। परिजन भारी मुआवजा और परिवार के एक सदस्य सरकारी नौकरी देने की मांग पर अड़े रहे। करीब 1.5 घंटे तक राष्ट्रीय राजमार्ग और लंबी जाम लगा रहा। उच्च अधिकारियों के मौके पहुंचकर अब कहते कि समझाइशी देने के बाद ग्रामीण और जाम खोला और यातायात तो सुचारू रूप से हो सका। शादी में जा रहे लोग भी फंसे। घटना के दौरान अपनी भांजी की शादी में शामिल होने के लिए मालपुरा जा रहे थे। राजाराम जैन कर्म योगी भी जाम में फंसे रहे और घटनास्थल की स्थिति पर प्रत्यक्षदर्शियों के हादसे के बाद क्षेत्र के शोक की लहर रही। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबर राजस्थान के बारा में है, जहां पे कोटा रोड पर शुक्रवार रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार 18 वर्षीय भूपेंद्र सुमन की हादसे में मौत हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तीनों युवक बाइक से जा रहे थे, तभी आगे चल रही एक कार ने उनकी टक्कर मार दी। टक्कर के बाद तीनों युवक सड़क पर गिर पड़े। इसी दौरान पीछे से आ रहे एक भारी वाहन ने भूपेंद्र को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में देवकिशन और बंटी घायल हो गए। तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दोनों का उपचार जारी है। यह हादसा की गजनपुरा गांव स्थित पेट्रोल पंप के पास हुआ है। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पहुंची और घटनास्थल का जायजा लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कोटा रोड पर संचालित कुछ मैरिज गार्डन पर रिजॉर्ट बिना पर्याप्त पार्किंग और ट्रैफिक व्यवस्था के चल रहे हैं, जिससे सड़क पर अव्यवस्थाएं की स्थिति बनी रहती है। लोगों का कहना है कि नियमों का अनदेखी के कारण आए दुर्घटना हो रही है और प्रशासन को इस ओर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ट्रक चालक की तलाश भी कर रही है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।